स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम दिल की बात करने जा रहे हैं और जब दिल की बात आती है तो हर कोई कहता है कि दिल का धड़कना लाजमी है। दिल ने धड़कना बंद क्या किया तो सब कुछ खत्म होने लगता है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि दिल को संभाल के रखिए, जीवन अच्छे से चलता रहेगा। और दिल को किस तरह से संभाल सकते हैं ताकि दिल पर पड़ने वाला जो असर है वो बेअसर हो जाए। और दिन भर कई तरह की परेशानियां भी काम करती हैं और जो हमारा खान पान है वो भी दिल पर विपरीत प्रभाव डालता है। और फिर बारी आती है हार्ट अटैक की। क्या क्या कारण है जो साथ साथ चलते हैं और फिर हार्ट अटैक को दावत देते हैं। इस सब पर चर्चा के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निर्मोही जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि क्यों कर होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कुछ कारण हैं जिसे हम मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल, जो चेंज कर सकते हैं और जो चेंज नहीं कर सकते, ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में हम ये कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो ये कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। इनको अगर कंट्रोल करा जाए तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जैसे जेनेटिक, पेरेंट्स को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या एज 50 या 60 से ज़्यादा उम्र है, तो ये एक दूसरे रिस्क फैक्टर हैं जो कि मॉडिफाइबल नहीं है। लेकिन इसमें अगर हार्ट अटैक होता है तो वो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट के हिसाब से मैनेज किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हार्ट अटैक जब होता है तो कई सारे सिम्टम्स हमारे सामने दिखाई देते हैं। हम समझ नहीं पाते क्योंकि अनजान है। लेकिन ये कहते हैं कि जब हार्ट अटैक आने को होता है उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ दिखना आरंभ हो जाता है। उनको अगर समझ जाएं तो हम पहले से ही डॉक्टर के पास जाएं तो उससे बचा जा सकता है। यह आपका बहुत अच्छा सवाल है। हार्ट अटैक ऑल ऑफ सडन नहीं आता है, उससे पहले मरीज को सिम्टम होते हैं। जी, ये सिम्टम क्या हैं जिसको अगर ध्यान में रखा जाए और टाइमली ट्रीटमेंट लिया जाए या एडवाइस ली जाए डॉक्टर की, तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। अब ये सिम्टम है चलने से सांस का फूलना और भारीपन होना, छाती में भारीपन होना और वो रुकने से ठीक होना, या जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट की टैबलेट रखने से ठीक होना। तो ये सिम्टम है कि हार्ट की नाड़ी में, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक है। ये राइट टाइम है जब आप फिजिशियन की एडवाइस लें कि मुझे चलने से ये सीने में दर्द होता है, भारीपन होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने पत्थर रख दिया है। और मैं जब रुक जाता हूँ, सीढ़ी चढ़ने से रुक जाता हूँ, पहाड़ी पे चढ़ते हुए दर्द होता है और रुकता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो ये बड़ा क्लासिकल सिम्टम है जिसे हम एंजाइना कहते हैं। और अगर किसी को इस तरह की दिक्कत हो तो वो उसी समय अर्जेंट इवेल्युएशन कराए अपने डॉक्टर से मिलके। उससे ये एडवांटेज होगा कि आपको इमरजेंसी में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एडवांस में ट्रीटमेंट लेके कुछ हद तक इस कॉम्प्लिकेशन को रोक सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसलिए हमने ये सवाल किया था कि आम तौर पर आम आदमी यही कहता है कि बस एकदम से हार्ट अटैक आ गया, जबकि हमारे दर्शक अब जान पाए हैं कि हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता, पहले से ही वो दस्तक देता है, बताता है आपको कि भाई मैं आने वाला हूँ। और सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बता ही दिए हैं कि अगर आपको छाती में दर्द होता है, चलते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए या पहाड़ी पे चढ़ते हुए सांस फूलता है और रुकने पर जो दर्द है साथ साथ में वो कम हो जाता है, तो आपको डॉक्टर की, विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो छाती के दर्द की बात करते हैं या हैवीपन की बात करते हैं तो कई बार ये कहते हैं कि कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करके भी हैवीपन होता है। क्या उसका सिम्टम अलग से होता है? ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। कई हमारे मरीज हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने गैस्ट्रिक की दवाई ले ली फिर नहीं हुआ और फिर हार्ट अटैक हो गया और 24 घंटे 48 घंटे बाद में वो सर्विसेज लेते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी दर्द हो, वो हार्ट अटैक का दर्द है या हार्ट का दर्द है या एसिडिटी का दर्द है या मसल या बोन का दर्द है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक का पेन या एंजाइना का पेन तो वो है जिसमें आपको चलने से दर्द हुआ और रुकने से जी। ठीक हो गया। हार्ट अटैक का पेन काफ़ी सीवियर पेन होता है, यहाँ पे हैवीनेस होती है, जी। आपको अनइजीनेस होती है, काफ़ी पर्सपायरेशन, पसीने आना होता है, घबराहट होना है, बीपी कम होना, सांस फूलना, ये सब हार्ट अटैक के। लेकिन ये जो सिम्टम है ये दूसरे जैसे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम से भी मिलते हैं। और कई बार हार्ट अटैक का पेन इतना सीवियर नहीं होता, वो लगता है कि गैस्ट्रिक पेन है, वो इंडिविजुअल पेशेंट रेस्ट करता है, एसिडिटी की कोई दवाई ले लेता है, कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट होता है, वो सोचता नहीं एसिडिटी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आफ्टर सर्टेन एज 40 या 50 के बाद में अगर आपको सोते वक्त, रेस्ट करते वक्त थोड़ा सा चलने से सीने में दर्द है, तो ये बेटर है कि आप एक बार ईसीजी ज़रूर करा लें, क्योंकि ईसीजी से हमें पता लग जाता है कि हार्ट अटैक है या हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद में इंडिविजुअल पेशेंट एसिडिटी की दवाई ले सकता है, लेकिन एसिडिटी की दवाई लेके हार्ट अटैक को डायग्नोज ना करना या उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करने से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में हार्ट अटैक के साथ में हार्ट अरेस्ट, जिसको कहना कि हार्ट रुक गया, वो भी है। तो कई बार ऐसे हमारे पास मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब एसिडिटी हुई थी, हमने दवाई ले ली, फिर रात को मरीज हो गया और फिर सवेरे वो एक्सपायर हो गए। तो मेरी यही एडवाइस है दर्शकगण से कि 40 या 50 की उम्र के बाद में अगर आपको इस तरह का दर्द होता है तो उसको लाइटली ना लें। सबसे पहले हार्ट अटैक को रूल आउट करें और फिर एसिडिटी का ट्रीटमेंट लें, ना कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट पहले लें और हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट बाद में। जी बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है और यही समझने की बात है। और आपने कहा कि 40 के बाद तो वैसे समझ जाना चाहिए, इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो ज़रूर हमें ध्यान देना होगा, अदरवाइज समस्या बढ़ सकती है। लेकिन जब हम 40 के बाद की बात करते हैं तो आजकल एक चीज़ तो आम देखने को मिल रही है कि जो यंगर जनरेशन है, जिसे हम यूथ जनरेशन कहते हैं, उनमें हार्ट अटैक, अरेस्ट होना ये आम हो रहा है। ऐसे कुछ खास सिम्टम्स दिखते हैं या क्यों कर हो रहा है? ये आपकी बात सही है। हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि 40 के बाद में आप एक बार रूटीन में डॉक्टर की सलाह से अपने को इवेल्युएट करा लें कि हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। उसके लिए कुछ टेस्ट हैं, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी जिसे हम कहते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि हार्ट अटैक नहीं है। कई इंस्टीट्यूशन में एनुअल या 2 ईयरली चेकअप होता है, उससे टाइमली पता लग जाता है कि कुछ लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल, वो हम करा लेते हैं। पर्सनल स्क्रीनिंग में स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल इनटेक, ओबेसिटी अगर है तो उसकी हम एडवाइस दे देते कि इसको कंट्रोल करना है। लेकिन जो हमने पाया है कि जो हम मरीजों का कैथेटराइजेशन, एंजियोग्राफी करते हैं, करीब 5% मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है और उन्हें भी हार्ट अटैक या एंजाइना, दिल की नाड़ियों में ब्लॉक होता है। तो इसके क्या रीज़न है? इसके रीज़न मैं यही कहूँगा कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं लाइक फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ एक है। डायबिटीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड में इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल बनने वाला है। तो चूंकि फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी है, इससे डायबिटीज़ का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है पॉपुलेशन। हाइपरटेंशन एक अनदर रीज़न है, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से 40 साल की उम्र से कम में भी हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। और एक और मैं बात कहूँगा कि अगर पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल को एक ये जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो फिर आपको मोर केयरफुल रहना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एवन 40 साल से कम की उम्र में भी एक बार रेगुलर चेकअप आप करा लें। और जो रिस्क फैक्टर है लेकिन जैसे कि स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, तो उसको आप कंट्रोल में करें जिससे कि यंग एज में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो। जी डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की आपने बात की और कहते हैं कि हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाँ। और वो हमारी किडनी को तो धीरे धीरे डैमेज करता ही है, लेकिन कहते हैं हार्ट पर उसका असर इतना पड़ता है कि हार्ट कभी भी कह सकता है कि भाई अब मेरे बस में कुछ नहीं है।
आपने ये बड़ा सही बताया कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। जो लिटरेचर में जो हम मरीजों को देखते हैं उसमें इसका 1/3 का रूल है जी कि 1/3 पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। 1/3 पेशेंट कुछ सिम्टम होते हैं इग्नोर करते हैं और 1/3 वो होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन एक तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। जी यू हैव टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर ईयर्स। तो कई बार पेशेंट ये सोचता है कि नहीं चलो महीने भर दवाई ले ली, 6 महीने ले ली, अब दवाई बंद कर देते हैं। जी और चूंकि सिम्टम नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, मरीज कहता मैं तो ठीक हूँ, जी तो दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उसकी दवाई रेगुलर लें और ब्लड प्रेशर 140/90 से कम रखें। जी दवाई के अलावा फिजिकल एक्टिविटी, वेट कम करना और साल्ट इनटेक, जी नमक का कम सेवन करना, ये कुछ दूसरे तरीके हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। ये जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए कि नमक कम लेना, फिजिकल एक्टिविटी करना, वजन घट करना, इससे एक एडवांटेज है कि आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई कम भी हो सकती है। तो कई बार मरीजों का ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब एक बार दवाई चालू कर दिए तो ये क्या ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप दवाई लें और ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें, नमक कम लेना, वजन घट करना और फिजिकल एक्टिविटी। ये अगर आप बढ़ाएंगे, इस पर कंट्रोल हो गया तो बीपी कम हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर की सलाह से जो दवाई की मात्रा है ये कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अपने लेवल पे खुद डिसीजन लेके दवाई बंद ना करें, क्योंकि हाइपरटेंशन के बड़े कॉम्प्लिकेशन है। हार्ट पे कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हार्ट अटैक होना या हार्ट का फंक्शन घट होना, जिसे हम एल्वी सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं, जिससे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। स्ट्रोक होना, पैरालिसिस होना। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती इतना हाई ब्लड प्रेशर को, तो वो ब्रेन की नाड़ी फट जाती है, उससे हम स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हेमरेजिक स्ट्रोक या रीनल फेलियर, किडनी का फेलियर है, तो वो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है और लॉन्ग टर्म केयर करनी पड़ती है। तो इसके लिए बेटर है कि आप दवाई ब्लड प्रेशर की रेगुलर लें और जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक समझेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो कितना घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो कभी भी स्ट्रोक हो सकती है। और स्ट्रोक अपने आप में जब पैरालिटिक होता है, अगर लकवा मार जाएगा तो आप तो बिस्तर पर चले गए, तो पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। ये ध्यान देने की बात है। और दूसरा ये भी है कि अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो दवा लेने से परहेज़ क्यों। और हमें एक बात ये भी है कि अगर कभी कभार ऊपर आ भी गया तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कभी हो नहीं सकता और मैं नकार देता हूँ। ये नकारना जो है वो कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। आपने एकदम सही फरमाया कि ब्लड प्रेशर को नकारा ना जाए, क्यों जैसा आपने बताया कि ये साइलेंट किलर है। तो साइलेंट किलर के अपने डिसएडवांटेज हैं, तो इसको साइलेंट किलर समझते हुए इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट डॉक्टर की एडवाइस से रेगुलर लें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में हैं और आजकल की बात करें तो मौसम जो है वो सर्द हो चला है, और ऐसे में अक्सर हम सुनते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। कोई व्यक्ति सुबह सैर करने निकला, देर रात को निकला या कहीं आ रहा था तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। क्या कारण है ऐसे में? सर्दियों में एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, बंदा एक्सरसाइज नहीं करता, वेट इंक्रीज हो जाता है, कुछ हद तक स्मोकिंग भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। और दूसरा, टेम्परेचर कम होने से और आपने गर्म कपड़े प्रॉपर नहीं पहने तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि दिल की नाड़ियों का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उससे हार्ट अटैक होता है। सर्दी की वजह से एज सच बॉडी का स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सो देयर आर वेरियस रीजन कि बॉडी में स्ट्रेस की वजह से, बॉडी का वेट बढ़ने की वजह से ब्लड के कुछ पैरामीटर ख़राब हो जाते हैं। और उससे अगर आपके दिल की नाड़ी ऑलरेडी कुछ हद तक कंस्ट्रिक्टेड है, कुछ हद तक ब्लॉक है 70% 80%, तो उसमें खून का थक्का बनने का रिस्क होता है और फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो सर्दी के सीज़न में मैं दर्शकगणों को यही एडवाइस करूंगा कि एक तो आप प्रॉपर वार्म क्लॉथ पहने तो सर्दी का बचाव रखें। और दवाई कई बार
ऊपर के हिली एरिया से मरीज कहता है कि हमारे बर्फ़ गिर गई तो हम आ नहीं सकते। तो लेकिन मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि आप दवाई रेगुलर लें, लोकल फार्मेसी से लेके, उसको डिसकंटिन्यू ना करें और फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखें और वेट ना बढ़े उसका भी ध्यान रखें। अगर आप स्मोकिंग सर्दियों में ज़्यादा करते हैं तो वो अवॉइड करें। रेदर मैं तो ये कहूँगा कि आप स्मोकिंग बंद ही रखें, जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम को रोका जा सके। डॉक्टर साहब, मॉर्निंग वॉक करना एक हमारी आदत में शुमार हो जाता है। हम गर्मियों में तो सुबह निकल जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे या 4 बजे निकलते हैं। वही रूटीन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं सर्दियों में भी, और वही कहीं ना कहीं समस्या पैदा करता है और कार्डियक अरेस्ट होता है। उन्हें क्या कहेंगे? मैं कार्डियक पेशेंट को जनरल पॉपुलेशन का मैं एडवाइस नहीं करना चाहता हूँ। एटलीस्ट कार्डियक पेशेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी फिजिकल स्ट्रेस ना दें सवेरे 4 या 5 बजे वॉक करने के लिए। तो ये बेटर है, थोड़ा अगर धूप निकल जाए उसके बाद में आप वॉक करें और गर्म कपड़े पहन के वॉक करें, वो बेटर है। अगर आप हेल्दी हैं, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं सर्दी के सीज़न में, दैट्स ओके। जी डॉक्टर साहब, जब हम कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं कि हम अपने आप में फील तो कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, अगर डॉक्टर ने दवा कही है तो दवा भी प्रॉपरली नहीं लेते हैं, और जो रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें कि मॉडिफाई किया जा सकता है वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दवाई लेना ज़रूरी है, उसको टाइमली इवेल्युएशन कराना ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ के लिए। हार्ट की नहीं है, कोई दूसरी भी, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और भी कई बीमारी हैं। अगर आप उसका टाइमली डायग्नोसिस कर लें तो उसका ट्रीटमेंट बेटर होगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों, आपकी लाइफ की क्वालिटी और आपकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, वो दोनों इम्प्रूव होती किसी भी बीमारी के लिए। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सिम्टम अगर आपको हो किसी भी बीमारी का, तो उसका टाइमली इलाज करें, जिससे हार्ट में प्रॉब्लम यह है कि उसको सीरियसली लेना चाहिए कंपेयर टू अदर प्रॉब्लम, अदर डिजीजेस, क्योंकि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने से हार्ट का रुकना और लाइफ का रुकना दोनों साइमल्टेनियस हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमने कहा कि बड़ी सीरियसली लेना चाहिए हार्ट को, और दिल को हम सीरियसली लेते नहीं हैं। और अगर खान पान की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि मन ललचाता है और दिल कहता है खा ले यार, फिर क्या है, जीना है, जब तक जीना है जीते रहेंगे। और वही रहता है कि हमारा खान पान इस कदर बिगड़ गया है कि हम प्रॉपर टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं लेते, लंच प्रॉपर टाइम पे नहीं करते, डिनर हमारा 10-11 बजे के बाद होता है और उसके बाद जल्दी से सोने की आदत होती है। और दूसरा, जंक फूड की ओर हमने अपने आप को ज़्यादा धकेल दिया है कि जल्दी जल्दी जो मिलता है या जो स्वादिष्ट लगता है, जो जीभ का स्वाद है, उसको पूरा करते हैं। तो ये अपने आप में कितना सही है? डाइट के बारे में एक तो जो आपने बताया, टाइमिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग का बीच में कुछ रोल आया था, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वेट रिडक्शन के लिए भी नहीं है और कार्डियक प्रॉब्लम को प्रिवेंशन करने के लिए भी नहीं है। ब्रेकफास्ट आप रेगुलर करें, ऑफिस जाने से पहले लंच अप्रोप्रिएट टाइम पे, लंच ब्रेक में आप इंस्टेड ऑफ, मतलब लंच ब्रेक में मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका यूटिलाइज करके आप लंच करें। डिनर में यूजुअली ये होता है, आप ऑफिस से आते हैं, लेट हो जाते हैं, रात को 10-11 बजे डिनर करके फिर सो जाते हैं। मेरी ये एडवाइस है कि डिनर जल्दी करें 7 या 8 बजे, और उसके बाद में वॉक करके और फिर सोएं, जिससे कुछ हद तक आपका खाना बचेगा। और डायरेक्टली अगर आप बिना एक्सरसाइज के सोते हैं तो लिपिड प्रोफाइल हमारे ख़राब हो जाते हैं और वो हार्ट को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आर्टरीज में ज़्यादा होता है। तो एक तो टाइमिंग आप करेक्ट कर लें, अगर करेक्ट नहीं है। रही बात जंक फूड की, तो मैं ये कहूँगा कि जंक फूड में साल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। ये सभी रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ओबेसिटी के लिए और कुछ हद तक डायबिटीज़ के लिए। तो जंक फूड अवॉइड करें और
अगर आप चाहते हैं कि कुछ हद तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप एक्सरसाइज करके जी उसको बर्न आउट करें। जी जो अगर आपने ज़्यादा कर लिया है, ज़्यादा खा लिया है, तो बर्न आउट करना ज़रूरी है। और आप अपना वेट मेंटेन रखें, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं लेस देन 25 मेंटेन रखें। जी। हमारे दर्शक जान चुके हैं और बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई इसकी तरफ ध्यान रखें। अपने विशेषज्ञ के पास जाएं और कहें कि मुझे बीएमआई चेक करवाना है, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या आप 25 लेवल में आते हैं या नहीं आते हैं और कितना ऊपर हैं, और तब जागने की आवश्यकता है। क्योंकि तब तक अगर हम जागेंगे नहीं तो बीएमआई अगर बढ़ता चला गया तो जाहिर सी बात है दिल पर असर तो होगा ही होगा, और भी ऑर्गन्स जो हैं हमारे बॉडी के वो भी अफेक्टेड होने लगते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि जब हम लिपिड प्रोफाइल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, एक ज़माना था कि 200 तक कोलेस्ट्रॉल की बात कही जाती थी। अब ये भी बातें आती हैं कि बड़ा भी हो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत तो है ही। सबसे पहले तो बीएमआई के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बीएमआई एक सिंपल कैलकुलेशन है। उसमें आपका वेट जो है वजन किलोग्राम में, उसको आपको हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो आपका वेट लिख के उसके नीचे आप अपनी हाइट मीटर स्क्वायर में करके और उसको डिवाइड करें तो बीएमआई आ जाएगा। तो दर्शकों से मैं ये कहूँगा कि आज आप ये कैलकुलेशन करके बीएमआई अपना अपना देख लें कितना है। तो अगर 25 से ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। दूसरा सवाल आपका, सॉरी रिपीट करेंगे। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल में इसके लिपिड प्रोफाइल के हमारे कुछ टारगेट होते हैं, हमारे गोल होते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो 200 से ऊपर, 240 से ऊपर वो ठीक है। अगर आपको हार्ट की डिजीज़ है या उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, पैरालिसिस हो गई है, तो इसमें हमारी रिकमेंडेशन होती है कि 200 से कम हो। और टोटल कोलेस्ट्रॉल की जगह हम प्रीफर करते हैं कि एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो उसके भी कुछ गोल है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो 100 से कम रखना, कोई रिस्क फैक्टर है तो 130 मिलीग्राम % से कम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रखना है। अगर आप नॉर्मल हैं तो 160 तक भी ठीक है। तो ये हमारे गोल हैं इंडिविजुअल पेशेंट के, और उसके रिस्क फैक्टर के हिसाब से हम इनको मॉडिफाई करते हैं। डॉक्टर साहब, जेनेटिक जिन्हें समस्या, जिनके परिवार दर परिवार हार्ट की समस्या चल रही है, उन्हें अलर्ट रहने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन दरअसल हम वो चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारे फैमिली में क्या हुआ था, किस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग थे चले गए थे, हार्ट अटैक हुआ था, कार्डियक अरेस्ट कब हुआ, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और रूटीन में लाइफ चलती रहती है। जबकि ये कहा जाता है जो रिस्क फैक्टर में है, जिनका जेनेटिक फैक्टर साथ चल रहा है, उन्हें लगातार एवेल्यूएशन करवाते रहना चाहिए, तब आप उससे बच सकते हैं। जिनको फैमिली में हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, मैं उन्हें यही एडवाइस करूँगा कि प्रोफेशनल कैरियर में आप कितने भी बिजी हों, लेकिन आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। क्योंकि उसको नहीं फॉलो करने से आपको रिस्क नॉर्मल बंदे से ज़्यादा है। तो मेरी ये उनसे यही एडवाइस है कि जितने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मैंने बताए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी, इनका आप कंट्रोल करें और टाइमली इवेल्युएट करा लें। रूटीन रिकमेंडेशन 40 साल से ऊपर की होती है, लेकिन इनमें मैं कहूँगा कि 30 या 35 के बाद में भी आप इवेल्युएट करा लें। और अगर आपको सिम्टम है, जो सिम्टम मैंने बताया कि चलने से भारीपन होना, रुकने से ठीक होना, ये सिम्टम अगर 25 के बाद में भी आ जाते हैं, 25 साल की उम्र के बाद में, तो वो राइट टाइम है कि आप उसको इवेल्युएट करा लें। और इस तरह के सिम्टम हैं, और आप अगर स्मोकिंग करते हैं, ओबीस हैं, तो ये वार्निंग साइन है कि आप इनको कंट्रोल में करें। बिल्कुल, और वार्निंग साइंस को समझिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर साहब, धूम्रपान की जब बात करते हैं, अब धूम्रपान अक्सर हम देखते हैं कि धूम्रपान तो बहुत सारे लोग करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि धारणा बना ली हमने कि धूम्रपान करते हैं कि गले में समस्या होगी, लंग्स खराब हो सकते हैं, लेकिन हार्ट की तरफ ध्यान नहीं जाता। हम आपके माध्यम ये ज़रूर संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि धूम्रपान भी अपने आप में हमारे दिल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है।
मैं यही कहना चाहूँगा कि धूम्रपान से लंग की प्रॉब्लम तो ही है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर में पूरा ब्रेन की नाड़ियाँ हो गई, हाथ की, पैर की नाड़ी, गुर्दे की नाड़ी, इन सब में ब्लॉक का रिस्क रहता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, जिसमें पेरिफेरल की आर्टरीज बंद होती हैं, मोर देन 90% ऑफ पेशेंट स्मोकर होते हैं। तो अगर आप कहें कि नहीं मुझे लंग की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सांस ठीक है, तो मैं स्मोकिंग कंटिन्यू रखूं, मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि स्मोकिंग से एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे हमें बोलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है हार्ट की और पेरिफेरल की आर्टरीज में, वो एग्जाजरेट हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो उससे हार्ट के अलावा ये दूसरी नाड़ियों में ब्लॉक और उसके मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरी यही एडवाइस है कि लंग की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप स्मोकिंग ना करें। जी डॉक्टर साहब, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात तो चलती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारा खान पान सही होना चाहिए, लेकिन आजकल चर्चा एक चल रही है कि जो घी है वो ज़रूर थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए, तो उससे भी हार्ट तंदुरुस्त रहता है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा घी या ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो आप सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं, एक्स अच्छा है, वाई ख़राब है या जो भी है, मेरा यही है कि लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें एक, और अपना BMI मेंटेन रखें और फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर रखें। जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ताकि उनका दिल जो है धड़कता रहे, और दिल है कि मानता नहीं की बातें एक तरफ रख के अपने दिल को देखें और दिल को तंदुरुस्त रखने के उपाय करते रहें? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप कितने भी बिजी हों प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, लेकिन अपने लिए टाइम निकालें, रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाएं या एक्सरसाइज करें। 5 हफ्ते में 5 दिन आप 30 से 45 मिनट तक रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में नॉर्मल वॉकिंग की जगह बेटर है कि आप जॉगिंग करें या स्ट्रेनेस एक्सरसाइज करें, और जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए हैं उनका अगर आप में है तो वो कंट्रोल करें, यही कहूँगा। और अगर आपको सिम्टम है जो कि मैंने आपको बताया कि एंजाइना के सिम्टम, चेस्ट पेन के सिम्टम है, तो उसको सीरियसली लेके अप्रोप्रिएट मैनेज करें। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो रेगुलर मेडिकेशन और डॉक्टर की एडवाइस से अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कंटिन्यू रखें, बीच में इंटरप्शन नहीं लें। जी दोस्तों, जान गए ना कि आपको करना क्या है। अपना ध्यान रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना है, खान पान का ध्यान रखें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और रिस्क फैक्टर अगर आपके साथ साथ चल रहा है तो आप लगातार विशेषज्ञ की सलाह लेते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, शरीर की खुराक है एक्सरसाइज। तो चलिए 5 दिन तो एटलीस्ट करिए। सैटरडे संडे थोड़ी सी मस्ती मार सकते हैं, लंबा सो सकते हैं, और फिर देखिए आपको अपने आप में दिखाई देगा कि आप आगे से तंदुरुस्त हो गए हैं और आपका दिल आपको धन्यवाद कह रहा है, थैंक यू कह रहा है। डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हार्ट अटैक पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।